किसी भी इंसान की अगर हमें डेथ पता करनी है कब होने वाली है, पता चल जाएगा? डेथ जो है ये अनप्रिडिक्टेबल है। तो क्या परफ्यूम भी ऐसा होता है कि वो आपके पास नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है? सुनसान जगह से लड़कियां जा रही हैं, बाल खोल के जा रही हैं, खुले हुए बाल और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, ये दोनों ही नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने का बहुत स्ट्रॉन्ग एक बेस है। सो एज वी सॉ कि अभी बंगाल में पूरी सत्ता चेंज हुई है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी से ये भी पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट कौन आने वाला है? बिल्कुल पता चल जाता है। तो वीनस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत अच्छे तरीके होते हैं। राहुल गांधी का जो प्यार है पीएम की कुर्सी, तो क्या उनका प्यार उनसे मिल पाएगा? देखिए ये मुश्किल है। इतना भरोसा होना जरूरी है अपने भगवान पे। भक्त का भगवान पे भरोसा होना उतना ही जरूरी है जैसे कि आप एक पेशेंट का डॉक्टर पे होना। वो उनको अपना माधव मानते हैं, सार मानते हैं, भगवान उनका ही सबसे ज्यादा टेस्ट क्यों लेते हैं? ये बहुत बड़ी मिथ है। तो अगर छल हम कर रहे हैं किसी के साथ, तो क्या अगर वो धर्म से जुड़ा हुआ है तो क्या वो सही है? वो छल जायज है। एक तरफ राम जी थे और एक तरफ कृष्ण जी। हाँ। इन दोनों में अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो क्या होगा? श्री राम जी कहते हैं मर्यादा में कैसे रहा जाता है और श्री कृष्ण जी बताते हैं मर्यादा में कैसे रखा जाता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूँ टॉप विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो एक्चुअल में शख्स नहीं शख्सियत है, क्योंकि मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ उनके बारे में। उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं और हाल ही में उनके 50,000 फॉलोवर भी होने वाले हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, इस पॉडकास्ट को सिर्फ पॉडकास्ट सुन के मत सुनिएगा। इस पॉडकास्ट में जितनी भी देर आप रहेंगे, हर क्वेश्चन पे आपको लगेगा कि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमने इस पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी पे भी बात करी। हमने इस पॉडकास्ट में कहीं भी ऐसी बात नहीं करी कि अगर आपका 2 नंबर है तो आपके साथ क्या होगा, 2026 में क्या होगा, 2025 इतना बुरा साल क्यों था। हमने कोई ऐसी बात नहीं करी। हमने रियल फैक्ट्स के ऊपर बात करी, हमने रियलिटी के ऊपर बात करी और हमने सबसे बड़ी बात बेसिक्स के ऊपर बात करी, जो आपकी लाइफ में बेसिक्स प्रॉब्लम चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका करियर, फॉर एग्जाम्पल आपका रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल आपका आने वाला साल, जो भी चीज़ें हमने बात करी वो रियलिटी साइंस के साथ में बात करी। और मैं इतना इसलिए बोल पा रहा हूँ कॉन्फिडेंट होके कि आप इनके पास ज़रूर जाइए, बिकॉज 25 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है मैम के पास। और इस पॉडकास्ट में जब भी वो बात करेंगे, आपको उनके बात करने से पता चलेगा कि कैसे किसी को समझाया जाता है, कैसे बिना डराए किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है और कैसे आप अपनी लाइफ में उनके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इस पॉडकास्ट को मिनिमम 20 मिनट तक सुनेगा। आई एम डैम श्योर कि उसके बाद आप इस पॉडकास्ट को छोड़ नहीं पाएंगे। सो लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट एस्ट्रो मोनिका। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयुष, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो। थैंक यू सो हम मच। लोगों ने बहुत टाइम से आपको रीच करने की ट्राई करते हैं, बट फाइनली यू कम आवर शो। एंड मेरा पहला सवाल तो यही होगा, मैं चाहता भी हूँ कि आप हमारे जितने भी दर्शक ये पॉडकास्ट सुनने के लिए आए हैं आपके, तो मैं चाहता हूँ कम से कम 20 से 25 मिनट तो ये पॉडकास्ट ज़रूर सुने वो। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए हमारे सभी लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रो मोनिका हूँ। मैं लास्ट 25 ईयर से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंसी में काम कर रही हूँ। मैंने सक्सेसफुली अपने क्लाइंट्स को जीवन के मार्ग पर बिना हर्डल्स के या हर्डल्स को क्रॉस करके आगे बढ़ना सिखाया है। और मैं अभी की जर्नी जो है वो कंटिन्यू रख रही हूँ और आगे का मेरा विजन है कि इस 10,000 प्लस को 10 लाख प्लस तक लेके जाना, ताकि सभी लोग अपने जीवन में बिना डरे, बिना रुके, बिना थके, बिना घबराए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के माध्यम से एक गाइडेंस सीख करें और अपनी जिंदगी में शानदार सक्सेस हासिल करें। मैम मेरा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के हम वो बात नहीं करेंगे 2026 में क्या होने वाला है, 2025 में क्या होने वाला है, इसका नंबर ये है। आज एस्ट्रोलॉजी पे हम लोग कुछ भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे आपको बोर हो जाओ या फिर सोचो कि हाँ डर के बिजनेस के रूप जानो कि कैसे होता है। आज हम सिंपल बात करेंगे कि अगर मैं एक्चुअल आपसे पूछूं, ऑकल्ट साइंस के अंदर आता है एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, सब कुछ। हाँ जी। बट आपसे पूछो व्हाट इज एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी, मीनिंग क्या है उसका? देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो इंग्लिश वर्ड है। अगर मैं उसको हिंदी में डिस्क्राइब करूं तो एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है ज्योतिष। ज्योति प्लस ईश, यानी ज्योतिष का जो एक संधि करें तो वो ज्योति प्लस ईश बनती है। वेदांग के 6 अंग माने गए हैं, जिसके अंदर ज्योतिष एक अंग है जिसको चक्षु यानी आईज ऑफ द वेदांग कहा जाता है। तो आईज आपको विजन दिखाती हैं, यानी किसी का फ्यूचर देखना है, इन एडवांस प्रिडिक्शन करना है, तो आपको उसकी जीवन की घटनाओं का पहले से
आपको एक परसेप्शन होना चाहिए ताकि आप उसको बता सको। तो यही काम ज्योतिष करता है, यानी किसी की भी जिंदगी को एडवांस में प्रिडिक्ट करना, यही ज्योतिष है, यही एस्ट्रोलॉजी है। जो मेन ऑकल्ट साइंस है वो ज्योतिष ही है। इसके बाद में इसके आगे सब पार्ट्स बनते चले गए। हमारे अथर्ववेद में इसके आगे बहुत सारी ब्रांचेस निकल कर आ गई, जिसमें एक वास्तु था। फिर ये वेस्टर्न में चला गया तो वहाँ से न्यूमरोलॉजी निकल कर आ गया। फिर और एडवांसमेंट हुई यूरोपियन कंट्री से, फिर टैरो निकल कर आ गया। तो यानी कि ज्योतिष ही जो है वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग समय पर पहुंचकर इसका मॉडिफिकेशन होता चला गया। और आज हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के एंडलेस हमारे पास मोडालिटीज हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी जो सुप्रीम है, जो सुप्रीम साइंस है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। तो मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि हर इंसान बचपन में सोचता है कि उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर बहुत बिजनेसमैन बनना है, कुछ ऐसा, आपने क्या शुरू से ही एस्ट्रोलॉजी सोचा था कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है? कोई भी नहीं सोचता कि उसे एस्ट्रोलॉजर बनना है। और जब मैंने इसकी फॉर्मल दीक्षा लेनी स्टार्ट करी, दैट वाज वेरी यंग एज ऑफ माइंड, तो मैंने बहुत जल्दी इसको सीखना शुरू कर दिया। एक तो हमारे फोर फादर्स की लेगेसी थी, हमारे जो पूर्वज थे वो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर थे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं भी उनकी लेगेसी को फॉरवर्ड करूंगी। मैं एक्चुअली में सीए बनना चाहती थी, तो मेरा तो या तो मुझे बैंक ऑफिसर बनना था या मुझे सीए बनना था। तो उस टाइम पे जब आपके फादर या फिर आपके नॉन में जितने भी लोग थे वो एस्ट्रोलॉजर थे, तो उस टाइम पे लगता था कि यार ये चीज़ें होती भी, क्योंकि सीए आप बनना चाह रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल, बिल्कुल बिल्कुल। तब लगता था ये सब फेक है, ऐसे कुछ लगता था? बिल्कुल नहीं आयुष, उस समय पर एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सुना था, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता होता था कि राहु केतु भी कोई प्लैनेट्स होते हैं, या जो एस्ट्रोलॉजी है वो इतनी डीपर साइंस है कि उससे आपकी ज़िंदगी आगे इतनी माइन्यूट लेवल तक प्रिडिक्ट की जा सकती है। मुझे कुछ नहीं पता था, सिर्फ फोर फादर्स का एक लेगेसी थी, आशीर्वाद था, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मेरे फादर भी एस्ट्रोलॉजी में इतना बिलीव नहीं करते थे, दादा परदादा थे, लेकिन फादर इतना एस्ट्रोलॉजी बिलीवर नहीं थे। तो मेरा भी ऐसा कोई रुझान नहीं था। लेकिन बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल क्रंच, मेरे फादर की हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे और उनकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच मैंने सीए में नहीं बन पाई। तो उसके बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और जस्ट गॉट मैरिड। तो शादी के बाद जो है, आई वॉज हैविंग सो मच डिफ़िकल्टीज इन रनिंग द मैरिड लाइफ। मुझे शादी के बाद ज़िंदगी के जो मुश्किलें हैं ना वो सामने आई उसको चलाने में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब क्योंकि फोर फादर्स का आशीर्वाद तो था, तो इसलिए मेरा एक अंदर से इनर कॉलिंग आई कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो वो जो क्यूरोसिटी थी वो मुझे एस्ट्रोलॉजी में लेकर गई। इन स्पाइट ऑफ बीइंग कॉमर्स बैकग्राउंड, कॉमर्स ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने लॉ भी किया बाद में जाके कि हाँ, लेकिन वो एक अलग फील्ड थी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ने मुझे पुश करना शुरू कर दिया था आफ्टर मैरिज। यू आर अ लॉयर विद एस्ट्रोलॉजी? जी ओके, नाइस कोलैबोरेशन। जी। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी में जब आप आए तो आपका बिलीफ सिस्टम इनिशियली में बहुत ज़्यादा था इन चीज़ों को लेकर, या फिर कोई प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व करी या कोई आपकी लाइफ की जो आपको एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए आपको मजबूर कर दिया कि हाँ मुझे नाउ आई वांट टू बिकम अ एस्ट्रोलॉजर? जब मैं एस्ट्रोलॉजी की फॉर्मल दीक्षा लेने गई, तो जो इनिशियल जो मुझे गुरु मिले, उनसे तो मुझे ज्योतिष बिल्कुल समझ ही नहीं आई। फिर मैं वर्ल्ड रिनाउंड जो हमारी कंट्री के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, श्री के एन राव जी, उनके सानिध्य में गई और वहाँ पे मेरी फॉर्मल एजुकेशन हुई, ज्योतिष की दीक्षा मुझे मिली। लेकिन वो समय एक ऐसा था कि उस समय पर ज्योतिष एक्चुअली में काम करती है, यह भी बिलीफ सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, जब तक कि कुछ कर्मा थ्योरीज हमारे सामने नहीं आई। तो हमारे गुरुजी ने कुछ कर्मा की थ्योरीज हमें बताई, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया, ऋणानुबंधन बताया कि हम सब जिस भी जन्म में पैदा होते हैं तो पुराने जन्मों के ऋण लेकर पैदा होते हैं, और उन ऋणों को चुकाने के लिए जो लोग हमारी लाइफ में आते हैं, भाई बहन बनकर, मदर फादर बनकर, सास ससुर बनकर, या आपके फ्रेंड्स बनकर, वो आपके ऋणानुबंधन से कनेक्टेड होते हैं और आपको जिस जिसका जो ऋण देना होता है वो लेगा और वो चला जाएगा। जब तक ये थ्योरी सामने नहीं आई थी कर्म, पुनर्जन्म और ऋणानुबंधन की, तब तक ज्योतिष की इम्प्लीकेशन का मुझे इतना आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती चली गई और मैंने वो देखा कि लोगों की जिंदगी में ये कष्ट आ रहे हैं और उसके बाद उपाय कर रहे हैं तो वो ठीक भी हो रहे हैं। कुछ लोगों की जिंदगी में कंटिन्यूसली प्रॉब्लम का एक पैटर्न बार बार रीअपियर हो रहा है,
किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए वो इंतजार कर रहा है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल का हो गया, इतने एफर्ट्स करने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही। और एक फैमिली तो ऐसी देखी कि जिसमें 3 बहनों भाई, तीनों की शादी नहीं हुई। अब उन माँ बाप से पूछिए कि भाई ऐसा क्या है कि एक बच्चे की नहीं हुई, बेटी की नहीं हुई, दूसरे बेटे की भी नहीं हुई, तो ये क्या कारण था? तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी ने अपनी रेलेवेंस मुझे बतानी शुरू करी। लेकिन इनिशियली जब मैं घुसी थी तो मुझे एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास ज़रूर था, लेकिन उसकी जो ऑथेंटिसिटी थी, जो उसकी पावर, जो जेन्युइननेस थी, वो मुझे येट टू एक्सपीरियंस करना था। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे कुंडलियाँ देखते चले गए, लोग आते चले गए, अपने कार्मिक ऋण लेते चले गए, और समझ में आने लग गया कि ये आया, ऋण लिया और चला गया, और बैड फेस दे गया, बैड एक्सपीरियंसेस दे गया। तो लगा कि हमने तो उसके साथ अच्छा किया था, बट वो हमें बैड एक्सपीरियंस क्यों दे के गया? तो इसका मतलब कुछ कार्मिक लेन देन था जो पुराने जन्म से लेकर आई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक अच्छी बात जो मेरे जहन में बैठी वो ये कि अगर मेरा ऋणानुबंधन किसी भी व्यक्ति के साथ है, अच्छा या बुरा, मुझे दोनों ही चुकाने हैं। अच्छे को मैं एक्सेप्ट करके बुरे के लिए कंप्लेन नहीं कर सकती। अगर अच्छे कार्मिक ऋण मुझे मिलने हैं या मुझे देने हैं तो मुझे बुरों का भी एक्सपीरियंसेस करने पड़ेंगे, और जो लोग आ रहे हैं वो अपने चैप्टर्स पूरे करके जाने वाले हैं, इसलिए उनका कोई ऐसा पर्पस नहीं है मुझे तंग करने का। वो आएंगे, अपना कार्मिक लेसन मेरे साथ सेटल करेंगे और चले जाएंगे। दैट इज माई कार्मिक ऋणानुबंधन टुवर्ड्स देम। तो इसलिए मुझे कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं है। ये बात समझ में आते ही आई बिकेम काम एंड पीसफुल एंड रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस ऑफ माई लाइफ, कि अब आने दो चैलेंजेस, नाउ आई एम हियर। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी करते करते ही आई जस्ट बिकेम एडवोकेट ऑल्सो, क्योंकि वो पैशन तो था कि कुछ तो लाइफ में करना है, कुछ तो बड़ा करना है। वो ज़ील ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ज्योतिष की वजह से मुझे सही डायरेक्शन मिलती चली गई। बैड फेस का इंडिकेशन समझ में आने लग गया कि ये बुरा समय है, ये बुरा व्यक्ति है, ये निकल जाएगा, उसके बाद की जर्नी फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये एक लूप ऑलवेज रहने लग गया। अब ये मैं खुद भी महसूस करती हूँ और आगे भी लोगों को बताती हूँ। तो मैम जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हो, और क्या आपको सब कुछ पहले से पता चल जाता है कि लाइफ में ये होने वाला है, अपना भी और लोगों का भी? किसी के घर में आप अगर एंटर करते हो तो क्या आप देख लेते हो कि उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है? क्योंकि आजकल लोग, मैं देखता हूँ बहुत सारे रील्स पे एड्स देखता हूँ, वो कहते हैं कि क्या आपकी शादी नहीं हुई, क्या आपके घर में ये प्रॉब्लम है, क्या आपके ये होता है क्या? देखो, इसमें आपने आयुष ना 2 बातें बोल दी हैं। एक आपने एस्ट्रोलॉजी का ज़िक्र कर दिया और साथ में आपने वास्तु को भी इंक्लूड कर दिया। तो और लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअसली आ रही हैं तो वहाँ पे न्यूमरोलॉजी का भी असर हो जाएगा कि आपका नेम कैसा है। तो आपका क्वेश्चन है कि क्या मुझे अपने बारे में पहले से ही पता चल जाता है? तो मैंने बोला ना कि ज्योतिष का मतलब ही यही है कि आपको पहले से विजन्स आ जाते हैं किसी की लाइफ के बारे में, ठीक है? तो आप पर्टिकुलरली जब अपनी जर्नी एस्ट्रोलॉजी की स्टार्ट करते हो तो आपका जो स्टार्टिंग होती है, जो प्रादुर्भाव होता है, तो वो आपकी खुद की कुंडली से होता है, आपके घर वालों की कुंडली से होता है। तो आपको सबसे पहले तो यही क्यूरोसिटी होती है कि मेरी कुंडली में क्या लिखा है, मेरे घर वालों की कुंडली में क्या लिखा है। फिर जब आप अपनी कुंडली चेक करते हो, फिर आपको टफ टाइम्स भी दिखते हैं और अच्छे टाइम्स भी दिखते हैं। तो आप ये नोट कर लेते हो कि ये टाइम्स जो हैं ये मेरे लिए चैलेंजिंग होंगे। तो आप उसको नोट करके उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते हो। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आपको व्रत करने हैं, आपको पूजा पाठ करना है, आपको हम्बल रहना है। तो आप अपने लिए एक गाइडेंस, एक आधार तैयार कर लेते हो। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एवरी डे, एवरी सेकंड मैं आपसे बात करते-करते मैं आपकी हॉरोस्कोप ऐसे रीड नहीं करूँगी कि भई अब इस मिनट में क्या घटने वाला है, ठीक है? 1 सेकंड में लाइट चली जाएगी। तो ऐसे में हर एक मिनट का कैलकुलेशन नहीं करने बैठती हूँ अपनी लाइफ के बारे में। मोटा-मोटा कि कोई लाइफ का टफ फेज़ आने वाला है, उसको नोट कर लिया। अब हमारे पास अगर कोई मार्गदर्शन लेने आता है, तो उसकी लाइफ में जुड़े हुए 3-4 क्वेश्चंस ही होते हैं कि भई शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं अच्छी मिल रही है, पैसा नहीं टिक रहा है, रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, या प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, या फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो रहा है, या फॉरेन नहीं जा पा रहे। यही 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। सो अभी फोकस जो होता है कि उसे इसी पर्टिकुलर एरिया में। तो जब अगर अपने बारे में आपको पता चलता है, क्योंकि आप अपनी कुंडली पे तो सबसे पहले रिसर्च करते हो, तो आपको भी वही पैटर्न दूसरों की कुंडली में भी दिखाई देता है। फिर आप उसको उसी के साथ डील करते हो। तो आपको पता है कि किसी भी इंसान की अगर हमें डेथ पता करनी है कि कब होने वाली है, हम्म। पता चल जाएगा? डेथ जो है ये अनप्रिडिक्टेबल है, और इसको पता करना
जो है वो हमें ऋषि पराशर ने भी मना किया है कि जहां तक हो सके इस क्वेश्चन को आप किसी को मत बताओ। रीजन इसका ये मतलब बहुत जेन्युइन रीजन है। मान लो कि किसी व्यक्ति की कुंडली में आपको मृत्यु दोष दिख रहा है या वक्त आपको ऐसा दिख रहा है कि उनकी मार्ग दशाएं चल रही हैं और आपको लग रहा है कि उनका वो समय ऐसा आ रहा है कि जिसमें उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन क्या आपको उसकी मृत्यु का समय बताना, आप एक एज ए लेमैन क्या आप उसको सही समझते हो कि आप किसी को किसी की मृत्यु का समय बता रहे हो? तो क्या होगा कि वो जो 4 दिन तक जीना है ना, वो पहले ही स्ट्रेस में पहले ही खत्म हो जाएगा। तो एक एथिकल ग्राउंड्स के हिसाब से भी आपको उसका मृत्यु का समय प्रेडिक्ट करना नहीं बनता। बट मैं तो रील्स में बहुत देखता हूँ कि कोई आ जाएगा और बोलेगा कि सलमान खान की 30 अब होने वाली है, शाहरुख खान 67.75 ईयर में ऐसा कुछ होगा, कुछ ऐसा होगा। तो हाँ, तो ऐसा लाइफ स्पैन तो बताया जा सकता है कि भाई लाइफ स्पैन उसका इतना है कि भाई उसकी मिडिल एज है। बट एज यू सेड कि कहीं बताना ही नहीं चाहिए, तो बताना तो चाहिए नहीं, लेकिन अगर लोग व्यूज पाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं तो ये उनका अपने प्रोफेशनल एथिक्स हैं। लेकिन अगर मेरे से कोई ये पूछने आता है, ऐसे लोग आ जाते हैं कि भाई मैडम हमें ये बता दो हम मरेंगे कब, हम जिएंगे कितना नहीं होता, हम मरेंगे कब ये बता दो। तो देखो, तो क्वेश्चन बड़ा ऑकवर्ड होता है क्योंकि कोई अपनी मृत्यु तभी पूछता है जब जिंदगी में बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है या उसको उसकी मनचाही चीजें नहीं मिल रही होती हैं। अदरवाइज खुश इंसान को क्या जरूरत है कि वो मरने के बारे में पूछेगा। प्रेडिक्ट हो सकती है लेकिन बतानी नहीं चाहिए। हाँ, प्रिडिक्ट हो सकती है, बतानी नहीं चाहिए। और इतना एक्यूरेटली कोई प्रिडिक्ट करता भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, जो एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं ना, क्योंकि आपके पास ऐसा डेटा ही नहीं आएगा कि आपने दर्जन लोगों की मृत्यु प्रिडिक्ट करी है, क्योंकि दर्जन लोग पूछेंगे ही नहीं। तो आपके पास जब दर्जन लोगों का डेटा ही नहीं होगा तो आपकी एक्यूरेसी कैसे करेक्ट हो सकती है कि एक या दो को बता दिया तो आप एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजर हो गए किसी की मृत्यु बताने के लिए। लेकिन आप शादी 36 लोगों की बताते हो, जॉब आप 100 लोगों की बताते हो, तो आप उसमें मास्टर, आपकी मास्टरी है। मृत्यु की मास्टरी कैसे होगी, आपके पास डाटा ही नहीं आएगा। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो आते हैं बैठते हैं बोले और 3-4 वही क्वेश्चंस होते हैं कि आप ओवरथिंक बहुत करते हो ना, आपके घर में ये बॉन्ड चल रही है। तो आई थॉट कि ऐसा होता है कि उनको 3-4 चीजें पता है और वो वही बोलते रहते हैं शायद से, और लेकिन हो सकता है सारे लोग ऐसे ना भी हो। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? देखो, रियल एस्ट्रोलॉजी तो वही होती है जो आपको लाइफ के लिए गाइड करती है, ठीक है। फियर बेस्ड जो एस्ट्रोलॉजी हो रही है आजकल सोशल मीडिया में बहुत कॉमन है। हर दूसरा बंदा एस्ट्रोलॉजर बन के बैठा है, वो क्लेम करता है कि मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा, मैं तुम्हारा बुरा समय मिटा दूंगा। अरे भाई, किसी का बुरा समय मिटाना अगर एस्ट्रोलॉजर के हाथ में होता तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर अपना बुरा समय ना मिटा ले। अगर मिलियनेयर बनना इतना आसान होता कि हर रेमेडी से आप ये कर लो, धन बरसेगा, धन वर्षा होगी, ये पोटली रख लो, ये अपनी तिजोरी में रख लो, आपकी तिजोरी भरी रहेगी। अगर ये सब उपाय करने से धन की वर्षा होनी होती तो कोई ऐसा सीक्रेट किसी को बताएगा क्यों? वो अपनी पोटलियां और अपनी तिजोरी भर के नहीं रख लेगा। तो फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी तो बहुत सोशल मीडिया पे बिक रही है। अब रियल एस्ट्रोलॉजी करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि किसी की भी एस्ट्रोलॉजी, किसी की कुंडली को देखना ऐसे सेकंड्स का काम नहीं होता है। दैट टेक्स टाइम, दैट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, तब जाके आप किसी की कुंडली प्रिडिक्ट करते हो टू दैट लेवल। क्योंकि कितना भी कोई एस्ट्रोलॉजर महान हो या सिद्ध हो, वो भी 80% तक ही प्रोडिक्शन उसकी एक्यूरेट होती है। एज वी सो मैम कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो आज, गुड लुकिंग लग रहे हो। जितने भी लोग हैं यहाँ पे आपको देख रहे हैं, जो लोग परफ्यूम का ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हाँ मुझे स्मेल अच्छा करना है, लोगों के साथ जाना है, मिलना है, तो क्या परफ्यूम भी ऐसा होता है कि वो आपके पास नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है? देखिए, हमारी जो प्रकृति है उसके अंदर 3 गुण हैं, रजस, तमस और सत्व गुण, ठीक है। सत्व गुण जो है वो आपको अंदर से सात्विक प्रवृत्ति का बनाता है, यानी कि आप एक अच्छी वाइब्रेटिंग सोल होते हो। रजस आपको मेटलिस्टिक बनाता है, तो आपके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव गुणों का मिश्रण होता है। जब तमस गुण की अधिकता होती है तब आपके अंदर एग्रेशन, जेलस, ग्रजेस, नेगेटिविटी, पैशन, नेगेटिव पैशन, जुनून जैसे कहते हैं, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब प्रकृति में ये तीनों तत्व हर एक चीज में विद्यमान है। कोई तांत्रिक प्रवृत्ति की चीज है, कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, तो ये तीनों गुण हर एक प्रकृति की चीजों में हमें मिलेंगे। कोई एक गुण वह होगा, किसी में 2 का बैलेंस होगा और किसी में आपको कोई भी गुण नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक एक गुण तो विराजमान होता ही है, ठीक है। अब इसमें जो परफ्यूम्स की बात करें, तो जब मंदिर में हम देवी देवता को प्रसन्न करते हैं तो हम उनके आगे क्या चलाते हैं? गूगल, लोबान, कपूर,
चंदन घिस के उनको लेप लगाते हैं, गुलाब का इत्र और खुशबूदार फूलों से हम देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो ये खुशबू है, जो गूगल, लोबान, चंदन ये और जो कपूर है, इनकी जो सुगंध है ये सात्विक प्रवृत्ति की होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करती है। तो आप जब कोई इंसेंस जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, धूप जलाते हो, गूगल, लोबान या कपूर की आरती करते हो, तो आप देवी देवताओं को उनका सुगंधित आहार प्रदान करते हो। ये उनका आहार है, उनका फूड है। जैसे आप खाना खाते हो तो देवी देवताओं का आहार क्या है, वो आपके इस सुगंध के माध्यम से अपना फूड ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन वही परफ्यूम्स की अगर आप बात करें तो सिंथेटिक है, केमिकल बेस्ड हैं, जिसमें तामसिक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो जब आप तामसिक प्रवृत्ति का परफ्यूम आप लगाते हो तो आप बजाय कि देवी देवता की एनर्जी नहीं, आप इसमें योगिनी, यक्षिणी या जो लोअर कैटेगरी की जो एनर्जीज होती हैं वो भी खिंचती हैं, क्योंकि एनर्जीज का भी फूड ये खुशबू है। लेकिन खुशबू सात्विक गुण वाली है, वो देवताओं को प्रसन्न करेगी, ये नेगेटिव एनर्जीज को नहीं। नेगेटिव एनर्जीज के आगे आप अगरबत्ती धूप लगाओगे तो भाग जाएंगी, लेकिन अगर आप सिंथेटिक स्ट्रॉन्ग इंटेंस परफ्यूम्स लगाते हो तो ये नेगेटिव एनर्जीज के लिए खुशबू उनका भोजन है, वो अट्रैक्ट होती हैं। तो इसीलिए रात को लड़कियां बाल खोल के अगर परफ्यूम, इंटेंस परफ्यूम, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाकर निकलती हैं तो दे आर मोर प्रोन टू अट्रैक्ट द नेगेटिव एनर्जीज। सुनसान जगह से लड़कियां जा रही हैं, बाल खोल के जा रही हैं, खुले हुए बाल और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, ये दोनों ही नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने का बहुत स्ट्रॉन्ग एक बेस है। सबको बचना चाहिए। हम अपने घर के बच्चों को, बेटियों को भी ऐसे बोलते हैं कि बाल खोल के रात को आप इतना परफ्यूम मत लगा के जाओ। वो अलग बात है कि आजकल की जनरेशन ये सब सुनने को तैयार नहीं है। सो अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो इंसान एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, जो मानता है कि नहीं ये सब फेक होता है, अभी भी जो ये इंसान पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको लग रहा है कि ये बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए, ये बेकार की चीज़ें हैं, उन लोगों के लिए भी क्या एस्ट्रोलॉजी काम करेगी? आयुष, एस्ट्रोलॉजी तो सभी पे काम करती है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि नॉन बिलीवर्स जो हैं उनको इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो क्रॉस चेक करने की एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, या ज़िंदगी अगर अच्छी चल रही है तो क्यों इस पचड़े में फंसना, मतलब ये उनका टेक होता है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपकी लाइफ बिल्कुल सही तरीके से चल रही है तो आप एस्ट्रोलॉजी में मत घुसो। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में तो आजकल फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी बेचने की जो होड़ लगी हुई है, तो आपको बड़ा मुश्किल से पसंद आता है कि भैया कोई आपको कोई जेन्युइन पर्सन दिख रहा है कि जो आपके रियल फैक्ट्स के बारे में बता रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स दोनों के लिए सेम ही काम करती है, क्योंकि भाई आप पैदा हुए हो, आपको एक बर्थ नंबर मिला है, आपका एक न्यूमरोलॉजिकल ईयर है, आपकी एक कुंडली, आपका एक लग्न है, आपकी एक चंद्र राशि, एक आपकी सूर्य राशि है, तो प्रभाव तो आपके ऊपर आएंगे ही आएंगे। ये अलग बात है कि आपको यूज कब आएगा। हो सकता है आपकी लाइफ हमेशा स्ट्रगल फ्री रहे तो आपको कभी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़े ही नहीं। अगर आपको खांसी जुकाम है तो ही आप डॉक्टर के पास जाओगे ना। अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है तो आप, देयर इज नो नीड टू गो टू द डॉक्टर, इट्स ओके। तो बिलीवर्स के लिए एस्ट्रोलॉजी एक अच्छा गाइडेंस का काम करती है, लेकिन नॉन बिलीवर्स को जिंदगी के किसी एक हिस्से में, एक एरिया में कभी तो एक क्वेश्चन जानने की इच्छा होती है कि मेरे साथ आगे क्या घटने वाला है, या ये मेरे साथ क्यों हुआ, या मैं इसको कैसे बदल सकता हूँ। तो जहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उनके लिए एस्ट्रोलॉजी एक परफेक्ट गाइडेंस का काम। फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी नहीं हो रही या फिर कि कोई रिलेशन में है और उसके साथ उसकी बन नहीं रही है, हाँ, तो अगर वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो वो कैसे बताए उसको कि ये प्रॉब्लम चल रही है रिलेशन में, शादी भी नहीं हुई अब तो वहाँ पे और प्रॉब्लम है, और एक एस्ट्रोलॉजर सही है कि नहीं है, क्योंकि वो बोल देगा लाल कमरा लेके आओ, फिर ये करो, फिर मंदिर जाओ, उसको नारियल लगाओ, फिर ये करो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उनको ये लगता है कि ये तो फेक है। तो उस टाइम पे क्या आप भी ऐसी रेमेडीज दोगे उनको? देखो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे पास आता है उसको सीधा रेमेडीज नहीं बेचनी होती है, ना उसको देनी होती हैं जब तक रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर किसी की लव लाइफ नहीं चल रही है, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या एक के बाद एक रिलेशनशिप्स में फेलियर्स आते जा रहे हैं, आपको कहीं कमिटमेंट मिल नहीं रहा है या आप कहीं कमिटमेंट दे नहीं रहे हो, दोनों ही प्रॉब्लम है। शादी के रिश्ते आते हैं, बात फाइनलाइज होने तक पहुंचती है और एकदम से रिश्ता टूट जाता है, या आपको आपकी जैसा पार्टनर जैसा आप चाहते हो वो मिल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके हॉरोस्कोप में 5th हाउस में गड़बड़ी है। 5th हाउस लव एंड रोमांस का होता है, 7th हाउस शादी का होता है। वीनस जो है वो आपके लव रिलेशनशिप का सिग्निफिकेटर प्लैनेट है। तो वीनस की बात सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा की जाती है कि वीनस को स्ट्रॉन्ग कर लो। आपने कभी सोचा है कि हर एस्ट्रोलॉजर वीनस को स्ट्रॉन्ग करना क्यों बताता है? क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ वीनस पे टिकी है? भाई इसके अलावा और 8 ग्रह होते हैं वीनस के अलावा। तो
कुंडली का जो 5th हाउस 7th हाउस वीनस की कंडीशन और चंद्रमा की कंडीशन अगर हॉरोस्कोप में अच्छी नहीं है तो लव रिलेशनशिप में कभी सक्सेस मिलती ही नहीं है। तो वीनस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत अच्छे तरीके होते हैं। अब वो रेमेडीज जो बताई जाती हैं कि आप अपने पाम के इस हिस्से पर आप घी लगा लो, आप काऊ का घी लगा लो, आप परफ्यूम लगा लो, तो आपका जो शुक्र है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके अलावा ये जो हमारे वैदिक उपाय हैं वो कर लीजिए। आप शुक्र के किसी भी मंत्र का जाप करिए, ठीक है? आप लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करिए क्योंकि शुक्र की जो देवी है वो लक्ष्मी जी मानी जाती हैं। तो आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करो। अगर आपको अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है तो आप दही से नहाओ। तो दही आप बॉडी पे लगाकर आप उससे स्नान कर सकते हो, इससे आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। और सबसे बड़ी बात, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करो यार। आपको रेमेडीज से बेटर क्या है? शुक्र जो है वो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके घर की बहनें, बेटियां, आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, आपकी स्पाउस, आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी फीमेल कलीग्स, ये सब शुक्र हैं। तो अगर आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो, आपको अपनी बहन से तो बहुत प्यार है लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को आप गालियां देते हो, तो आप शुक्र नहीं ठीक कर पाओगे। क्योंकि जो आपकी बहन है वो शुक्र तो है लेकिन वो किसी और के लिए शुक्र है। वैसे आपकी जो बहन है वो मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, तो बहन है वो बुध ग्रह है वो फीमेल, तो अल्टीमेटली वो शुक्र का भी काम करेगी। लेकिन आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी जो वाइफ है वो आपकी शुक्र है, आपकी जो फीमेल कलीग्स हैं वो भी शुक्र हैं। तो आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट करिए। तो ये सबसे सिंपल उपाय है। इसमें अगर मेरे पास कोई लव रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आएगा भी तो मैं उसको इतने कॉम्प्लिकेटेड उपाय ना देके मैं बोलूँगी यार सिंपल सिंपल चीज़ें कर लो, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करो। अगर कोई फीमेल आपसे एनॉयड है, अगर आपको नहीं वो पास आने दे रही है तो गैप कर लो, कोई और ट्राई करो। बट घी लगाने से या मंथ आपको 6 नंबर आपकी पाम पे लिखने से या आप परफ्यूम लगा रहे हो तो इससे शुक्र तो स्ट्रांग होने वाला नहीं है। उसमें आपकी कुंडली का 5th हाउस 7th हाउस चंद्रमा शुक्र सभी एक अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। बैलेंस होंगे तो लव रिलेशनशिप वैसे ही सक्सेसफुल होने वाला है। मुझे कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल आई एम लविंग विद समवन, क्या मैं किसी के साथ में रिलेशन में आना चाहता हूँ, मुझे कोई पसंद है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि शी इज़ राइट फॉर मी? मतलब अगर मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ तो मैं क्या बोलूँ कि मुझे वो लड़की अच्छी लगती है, वो मेरे लिए आगे तक लाइफ में रहेगी, साथ में ही रहेगी? तो देखो अगर तो उसका बर्थ डेट भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी की कंपैटिबिलिटी से आप जान सकते हो। क्योंकि देखो कोई आप किसी से इनिशियली मिलते तो आपको पूरा कोई कुंडली का डिटेल नहीं दे देगा कि आप जी मेरे बारे में ये पूरा मेरा बायोडाटा आप ले लो, बर्थडे पूछ लेंगे उससे। खाली उसका बर्थ डेट आप पूछ लो। अगर उसके नेम की एनर्जीज जो हैं, उसके नाम की एनर्जीज, उसकी बर्थ डेट की एनर्जीज आपके नंबर्स की एनर्जी से सिंक कर जाते हैं तो वो आपके लिए कंपैटिबल पार्टनर होगा। भले ही कुछ ऊंच नीच हो जाए, हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन क्योंकि अगर नंबर की एनर्जीज सिंक कर गई तो आप लॉन्ग टर्म तक साथ रहने ही वाले हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूँ राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी का जो प्यार है पीएम की कुर्सी, तो क्या उनका प्यार उनसे मिल पाएगा? देखिए ये मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की जो कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है, शनि नीच के बैठे हुए हैं। तो मासेस यानी कि जो जनता है उनके दिल पर राज करने के लिए शनि की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। शनि नीच के बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों के दिलों पे राज नहीं कर पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर बनने का जो सपना है वो राहुल गांधी का इस जन्म में तो पूरा होना थोड़ा पूरे मुश्किल है। जन्म में नहीं होगा। हाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सो एज वी सॉ कि अभी बंगाल में पूरी सत्ता चेंज हुई है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी से ये भी पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट कौन आने वाला है? बिल्कुल पता चल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आयुष यहाँ पे ये होती है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं उनकी जो जेन्युइन हॉरोस्कोप है वो मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे ममता बनर्जी की जो कुंडली है वो अवेलेबल नहीं है, उनकी जो बर्थ डेट है वो भी दो दो अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो इंटरनेट पे भी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी फैमिली मेंबर ने दी है या किसी ने ऐसी उठा के रख दी है। तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा कि किसी मंत्री के बारे में प्रिडिक्ट करना। ममता बनर्जी की तो कुंडली अवेलेबल नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की जो कुंडली है वो अवेलेबल है। तो अगर आप पार्टी की कुंडली को भी स्टडी करते हो एज अ ह्यूमन बीइंग बना के, एज अ नेटिव बना के, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि ये जो पार्टी है इसका जो समय है वो अब पूरा होने जा रहा है, या ये पार्टी बूम करने वाली है, या ये पार्टी जो है वो सत्ता से बाहर होने वाली है। तो ये सब उसको नेटल मतलब पार्टी की कुंडली है उसको नेटल चार्ट बना के उसकी भी दशाओं का एनालिसिस करके ये डेफिनेटली बताया जा सकता है कि ये पार्टी इन होगी या ये पार्टी आउट होगी। क्या एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लेकर, एस्ट्रोलॉजी की समझ लेकर, क्या हमारे अंदर भी क्रिश जैसी पावर आ सकती है जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके?
क्रिस जैसी पावर एस्ट्रोलॉजी सीख के तो नहीं आ सकती, उसके लिए आपको योग, साधना, मेडिटेशन और तंत्र आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो विद्या है ये आपको ये तो बता देगी कि ये घटनाएं होने वाली हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल एक एक सेकंड के बारे में जानना चाहते हो कि उसकी लाइफ में एक एक सेकंड में ये होने वाला है, तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर नेचुरल पावर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो एस्ट्रोलॉजी नहीं दे सकती। उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसको आपको एस्ट्रोलॉजी के दूसरे जो हिस्से हैं, अदर मोडालिटीज हैं, फिर तंत्र, मेडिटेशन, योग, ध्यान में जाना पड़ेगा। वहां जाकर अगर इतना पहुंच सकते हैं तो आप डेफिनेटली आप क्रिस बन सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जब भी कोई शक्ति और विश का नाम लिया जाता है तो भोलेनाथ हमारे को सबसे पहले दिमाग में आते हैं, या पावर्स का, या गुस्से का, या तांडव का, है ना। तो भोलेनाथ हमारे दिमाग में, सब शिव जी सबसे पहले दिमाग में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं खुद एस्ट्रोलॉजर के जो इष्ट देवता है वो कौन है? एस्ट्रोलॉजर के हाँ। इष्ट देवता, देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। एस्ट्रोलॉजर का जो इष्ट होते हैं वो अपने एक तो कुंडली के हिसाब से भी डिपेंड करते हैं कि आपकी कुंडली में आपके इष्ट देवता कौन होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि हर एक एस्ट्रोलॉजर एक ही इष्ट देवता को फॉलो करते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर देखते हो तो कुछ जो है लॉर्ड शिवा को मानने वाली बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है, जो लॉर्ड शिवा को मानती है, लेकिन राधे राधे करने वाले भी और जय माता दी करने वाले भी बहुत सारे, माँ विंध्यवासिनी को मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, काल भैरव को मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, हनुमान जी की तो ये पूरी दुनिया बड़ाई करती करती रहती है। तो इसलिए जो इष्ट हैं वो एक नहीं हो सकते किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए, क्योंकि ये मन की भावना, एक तो मन की भावना से जुड़ा हुआ है ये, और दूसरा आपकी जो कुंडली है वो किस तरह के इष्ट का आवाहन करती है या किस तरह के इष्ट को इन्वोक करती है, ये आपकी जन्म कुंडली में भी पता चलता है। लेकिन जो मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है जो कुंडली से हटकर है, कि अगर आपकी कुंडली के इष्ट आपको पता चल भी जाएं, लेकिन जब तक आपका एक इनर इमोशनल बॉन्ड उस इष्ट के साथ नहीं जुड़ता, वो इष्ट होते हुए भी वो आपके इष्ट नहीं बन पाएंगे। तो इष्ट के लिए, मतलब जो इष्ट बनाने के लिए आपकी इनर कॉलिंग किस भगवान को मानती है, वो सबसे बड़ी चीज है। इतना भरोसा होना जरूरी है अपने भगवान पे। भक्त का भगवान पे भरोसा होना उतना ही जरूरी है जैसे कि आप एक पेशेंट का डॉक्टर पे होना। अगर आप डॉक्टर की दवाई खा रहे हो लेकिन आप डॉक्टर को गालियां निकाल रहे हो, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि ये दवाई मैंने, कड़वी दवाई मैं नहीं खाऊंगा, पता नहीं डॉक्टर ने क्या दिया है, इतनी जहरीली दवाई दे दी है। तो अगर आप एक डॉक्टर पर एज अ पेशेंट अगर क्वेश्चन मार्क करके उसकी दवाई नहीं ठीक से खाते हो तो आप ठीक हो ही नहीं पाओगे। इसी तरह से वही विश्वास जो आप डॉक्टर को अपने आप को डॉक्टर के हवाले कर देते हो, उसी तरह जब अपने आप को भगवान के हवाले कर देते हो तो वो इष्ट प्रकट होते हैं इनविजिबल फॉर्म में। वो हो सकता है आपकी फॉर्म में मेरी रक्षा कर रहे हो, क्या पता वो किसी और की फॉर्म में मेरा साथ दे रहे हो। तो जब ये भरोसे की बात होती है और आपको पता चलेगा कि ये इंसान जो आया था मेरी मदद करके चला गया, और कहाँ चला गया पता नहीं। कभी कभी इवन ऐसा होता भी है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं और कोई इंसान आके रैंडमली, आप रास्ते पे चल रहे हो तो ये इस तरफ हो जाओ, ये चल लो, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है कि हाँ वो बचाते हैं। हाँ अगर कि हाँ ये हुआ था तब तो क्लिक भी होता है कि यार हाँ इन्होंने अच्छा करा था उसका ही, अगर मेरा बुरा नहीं हुआ तो क्या ये कनेक्टेड डॉट्स होते हैं जो हमारी लाइफ में हेल्प करते हैं हमें ये आगे बढ़ने से? ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड डॉट्स होते हैं। हमारे जो गुरु थे, हमारे नाड़ी गुरु, जब हम उनसे पढ़ते थे, अब तो वो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन वो बहुत 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 बड़े तांत्रिक भी थे और बहुत ही एक हाई वाइब्रेटिंग सोल थे। उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि अगर आपको चलते चलते कोई भी ऐसा कोई मतलब अनइंटेंशनल आपको कोई सजेशन दे जाए कि भाई साहब ये आप ये मत करो, ये कर लो, आपका उससे कोई वास्ता नहीं, मिलना नहीं, जुलना नहीं, लेकिन वो आपको ये बात कह के आगे बढ़ जाता है, और आप देखते हो कि आपने अगर उसकी बात मान ली तो आप जिंदगी में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। तो कई बार भगवान जो हैं वो इस तरह के एंजल फॉर्म में, गाइडेंस वाले देने वाले व्यक्ति की फॉर्म में आते हैं और आपको कुछ ऐसा बोल के चले जाते हैं। तो अगर किसी इंसान की आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई एनर्जी कनेक्ट नहीं है, लेकिन आपको कोई सलाह देके चला जाता है, तो ये भगवान ने अपने रूप को भेजा है आपकी सहायता करने के लिए। उसके शब्दों को लो, समझो, मानो, आपका जीवन उद्देश्य चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम इतने स्ट्रॉन्ग सोल्स तो नहीं है कि साक्षात भगवान के दर्शन कर लें, तो भगवान किसी फॉर्म में या क्षणिक रूप में किसी के रूप में प्रवेश करके आप उसके मुंह से वो बुलवा देगा। वो इस पे एक भजन भी है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल नारायण मिल जाएंगे, तो वो नारायण आपके रूप में भी मिल सकते हैं, उनके रूप में भी बैठे हुए हैं। आपके रूप में भी हो सकता है।
किसी रूम में बैठे हुए। मेरा अगला सवाल मैम एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जब महाभारत हो रही थी तो तब एट द एंड ऑफ अर्जुन की बहुत सारी परीक्षाएं ली गई, मतलब लालच भी दिया गया कि पूरी सेना ले लो, मुझे छोड़ दो, आप लड़ाई छोड़ दो, आप हार जाओगे, कोई भी आपके साथ नहीं है, अपनों को मारना है। एंड एट द एंड ऑफ भी जब पूरी महाभारत खत्म हो गई, उस तब लास्ट में आगे भी पूरी जो बाजी है पलट गई। उस टाइम पे भी पेशेंस का टेस्ट लिया कृष्णा जी ने कि, और तब बिलीव था अर्जुन को कि ये हार भी आप ही की रणनीति है, अगर आपने मुझे हार दिया तो मुझे ये हार भी स्वीकार है माधव। तो ये जो भरोसा था कान्हा पे अर्जुन को, इतना भरोसा कैसे हम कर सकते हैं भगवान पे और कैसे आ सकता है वो? देखो, ये जो भरोसा होता है ये भी इष्ट ही आपको देते हैं, मतलब उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर वो आप उस पे इतना भरोसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उन्हें भी वो भक्त चाहिए अपने पास। वो आपको बुलाएंगे, आपको वो भरोसा देंगे कि तू मुझ पे विश्वास रख। तो कृष्ण जी हर पल अर्जुन के साथ थे, उनके बैड टाइम से लेके गुड टाइम से लेकर महाभारत के युद्ध तक कृष्ण जी ने उनको छोड़ा नहीं। तो बचपन से लेकर जो पूरी जर्नी पर जब अर्जुन के साथ रहे तो अर्जुन को ये चीज समझ में आ गई जीवन के प्रत्येक क्षण में, जो माधव मेरे साथ हैं तो मैं इन पर भरोसा क्यों ना करूं। अगर मुझे हार मिलेगी तो भी उनका प्रसाद है, जीत मिलेगी तो ये उनका परम प्रसाद है। बट मैम जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, जो बनना चाहते हैं उनकी तरह, वो उनको अपना माधव मानते हैं, सार मानते हैं, भगवान उनका ही सबसे ज्यादा टेस्ट क्यों लेते हैं? ये ना बहुत बड़ी गलत धारणा है कि भगवान जब हमारे बैड टाइम्स आते हैं ना तो भगवान हमें कष्ट दे रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी मिथ है, भगवान ऐसा कभी नहीं करते दोस्तों। भगवान आपको हमेशा, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो बाहर से थपथपाता है लेकिन अंदर से उसकी शेप दे रहा होता है। दोनों चीजें चल रही होती हैं, बाहर से वो थपथपा रहा है, आपको पीट रहा है, लेकिन अंदर से उसकी शेपिंग भी चल रही है और एक सुंदर घड़ा कुम्हार आपको बनाकर दे देता है। तो भगवान आपका जो टेस्ट लेते हैं, आपको पता है वो इंटरनली आपको सुदृढ़ कर रहे होते हैं। इसमें छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी। एक भगवान का, नारायण का ही समझ लो, परम भक्त था। वो इतना परम भक्त था कि भगवान ने उसको एक बार दर्शन देके कहा कि तू इस जगह पे रह, ठीक है, और ये एक बड़ी सी चट्टान है, इसको तुझे रोज थोड़ा 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 धक्का लगाना है। वो भगवान का परम भक्त था, भगवान का आदेश मानते हुए वो रोज उसको चट्टान को धक्का लगाता रहा। कितने साल बीत गए, इतने साल बीत गए, वो बच्चे से बड़ा हो गया, जवान हो गया, लेकिन चट्टान वहीं की वहीं। तो वो भगवान को कोसने लग गया कि भगवान आपने तो कहा था कि रोज चट्टान हिलाओ, और मैं तो रोज चट्टान हिला रहा हूँ, ये तो 1 इंच भी नहीं हिल रही। तो भगवान वहां पे प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि तू मुझे ये बता, मैंने तुझे ये कहा था कि चट्टान को धक्का देना है, मैंने ये तो कहा ही नहीं था कि चट्टान को हिलाना है। मैं तो धक्का देने के लिए तेरे को बोला था, तूने धक्का दिया, उससे तू सोच तेरी बॉडी में क्या चेंजेस आए। उसके शोल्डर्स इतने स्ट्रांग हो गए, उसकी स्वेटिंग होने से उसकी जो बॉडी में नेगेटिविटी का वास ही नहीं रहा, और इतना परिश्रम करके चट्टान को हिलाते हिलाते बॉडी उसकी वज्र की हो गई। उसको इतना स्वस्थ शरीर मिल गया कि वो मेडिटेशन के लायक बन गया। तो भगवान ने कहा कि तुझे इस लेवल तक लाने के लिए मुझे तेरा शरीर की वो स्ट्रेंथ मुझे चाहिए थी, वो इसी एक्सरसाइज से हो सकती थी। मैं चट्टान हिलाना तो मैं तेरे को आशीर्वाद देता तो तू हिला देता, लेकिन वो तुझे शेप देना था। मैंने चट्टान हिलाने के लिए नहीं, धक्का देने के लिए बोला था। हर बड़ी चीज में कोई कारण होता है। कारण होता है। तो जैसे द्वापर युग था, फिर सतयुग था, कलयुग है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एक तरफ राम जी थे और एक तरफ कृष्ण जी, हाँ। इन दोनों में अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो क्या होगा? राम जी और कृष्ण जी में फर्क सिर्फ इतना है कि जो श्री राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। यानी युद्ध जीतने के लिए या जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए या राक्षसों का नाश करने के लिए उन्होंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। हेल्प जरूर ली, चाहे वो वानर सेना से थी, हनुमान जी से थी, सुग्रीव से थी, विभीषण जी से थे, उन्होंने सहायता ली। लेकिन कृष्ण जी जो थे वो कलयुग के प्रभाव से पहले आ चुके थे। यानी कि राम जी तो आपके त्रेता युग चले आ रहे थे, और जो कृष्ण जी थे वो द्वापर युग में थे, जो कि कलयुग की शुरुआत से पहले का समय है। तो वहां पर कृष्ण जी को ये समझ में आ गया कि अगर पांडव सतयुगी राम अवतार की तरह रहते रहेंगे, कि जिसमें युधिष्ठिर जो थे वो साक्षात धर्मराज का रूप थे, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले नहीं थे।
अगर ये ऐसे ही सतयुगी राम की भावनाओं से प्रेरित होते रहेंगे तो ये कौरवों को कभी नहीं हरा सकते। और अब यहाँ पर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये रणनीति कृष्ण जी की थी। तो समय के हिसाब से उनकी नीतियों में परिवर्तन आया। सतयुग में सभी लोग देवी देवता होते थे, एक आम इंसान भी एक लोअर लेवल का देवी देवता था। बट कृष्णा जी ने तो बहुत छल करे। हाँ, तो उन्होंने द्वापर युग के बाद कलयुग आने वाला था ना, तो उन्होंने उस कलयुगी शक्तियों का नाश करने के लिए सिखा दिया कि अब तुमको इस कलयुग में सरवाइव करना है। तो यहाँ पर आपको एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर की स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो अगर छल हम कर रहे हैं किसी के साथ, तो क्या अगर वो धर्म से जुड़ा हुआ है तो क्या वो सही है? अगर धर्म से जुड़ा हुआ छल किसी का नुकसान नहीं कर रहा और किसी का कल्याण कर रहा है तो वो छल जायज है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पांडव जो हैं वो कृष्ण जी को अपना जो माधव या नारायण को अपना भगवान नहीं मान के पूछते। और आज भी जो लोग कृष्ण के लिए बावरे होके घूमते रहते हैं, तो अगर छल करना इतना उनका अगर एक नेगेटिव पॉइंट होता तो वो भगवान की कैटेगरी में नहीं आते। श्री राम और श्री कृष्ण में एक मेजर डिफरेंस ये भी है, श्री राम जी कहते हैं मर्यादा में कैसे रहा जाता है और श्री कृष्ण जी बताते हैं मर्यादा में कैसे रखा जाता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन श्री राम एंड श्री कृष्ण। एक और मैम, मेरा स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे आखिरी क्वेश्चन ये आपसे इस पॉडकास्ट में रहेगा कि जब भी कोई लोग कृष्ण जी के बारे में सोचते हैं या कृष्ण जी के भक्त बनते हैं, तो उनके प्यार में वो पागल हो जाते हैं, एक तरीके से बावरे हो जाते हैं। हाँ। और उनके लिए कुछ भी मतलब करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों उन्होंने कर रखा होता है? क्योंकि जो कृष्ण जी हैं उन्हें वो 16 कलाओं से संपूर्ण थे, उनके पास 16 कलाएं थी। जबकि श्री राम का जो रूप था वो मर्यादा पुरुषोत्तम से बंधा हुआ एक रूप था। तो श्री कृष्ण जी जो थे उनकी 16 कलाओं की वजह से उनके रूप में इतना आकर्षण था, उनके अंदर इतना प्रेम था कि जो उनको एक बार अपना मान लेता है, बना लेता है, वो उनके प्रेम में पागल हो जाता है। तो आप जो है अगर श्री राम की तरफ अगर आप आकर्षित होते हैं तो आप एक मर्यादित पूजा पाठ में लगते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण भक्ति में लगते हैं तो वहाँ कोई मर्यादा का जिक्र नहीं है। तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का प्रेम है जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण है। ये उनका यही ऑरा है। साथ ही जो कृष्ण भक्ति है उन्होंने ये भी सिखाया कि प्रेम में समर्पण कैसे किया जाता है, क्योंकि जब श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का नाम लिया जाता है तो श्री कृष्ण बहुत जल्दी सुनते हैं। तो उन्होंने भक्ति को ही प्रेम का रूप समझाया है लोगों को। इसलिए जो लोग होते हैं वो श्री कृष्ण के साथ राधा रानी को पहले पूछते हैं, उनका पहले नाम लेते हैं। तो यहाँ पर जो राधा नाम का श्री कृष्ण के साथ जुड़ना होता है वही प्रेम और समर्पण का एक आधार होता है। और इसी से लोग श्री कृष्ण और राधा जी की भक्ति में पागल हो जाते हैं। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। सो मैम, मेरे कुछ आखिरी 2-3 सवाल और हैं आपसे जी। कि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा, जितने भी लोग यहाँ तक इस पॉडकास्ट को सुनते हुए आ गए हैं, तो आप बता दो उनको कि उनके लिए सबसे ज़्यादा लकी नंबर्स कौन से? देखिए, लकी नंबर्स तो सोशल मीडिया पे सभी लोग बोलते हैं कि ये लकी नंबर है आपका, ये लकी नंबर है। देखिए, हर एक नंबर का एक लकी नंबर होता है, लेकिन लकी नंबर की निकालने की जो टेक्निक होती है वो बहुत सिंपल भी है और अगर आप देखो तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन अगर शॉर्ट शब्दों में मैं समझाऊं, आपका लकी नंबर आपका भाग्यांक, आपका डेस्टिनी नंबर होता है। लेकिन जब आप जिंदगी में कदम रखते हो, आप पैदा होते हो, तो आपको एक मूलांक, एक रूट नंबर मिलता है, यानी कि आपकी बर्थ डेट। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए 4 आपको व्हील्स चाहिए होते हैं, इसीलिए जब आपकी लाइफ आगे बढ़ती है तो आपके 2 व्हील्स आपको चाहिए, एक आपका रूट नंबर यानी मूलांक और दूसरा आपका भाग्यांक यानी आपका डेस्टिनी नंबर। तो जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते, आप करियर में एस्टेब्लिश नहीं हो जाते या आपकी शादी नहीं हो जाती, तब तक आपका लकी नंबर, आपका मूलांक चलता रहता है। तो जहां पर आप 30 इयर्स के हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, करियर में सेटल हो जाते हो, वहां से आपका भाग्यांक, आपका लकी नंबर बन जाता है। तो एक्चुअली आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर, ये दोनों ही आपके लकी नंबर होते हैं। हमें कब पता चलेगा मैम कि हमें एक एस्ट्रोलॉजर या फिर वास्तु कंसल्टेंट या फिर न्यूमरोलॉजर की नीड है? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, विद कांस्टेंट एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हो, लव रिलेशनशिप में बार बार फेलियर्स, आप कैपेबिलिटी है, आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन नौकरी आपके साथ वालों की लग जाती है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है। कितने मैंने लोग देखे जो 8-8 साल तक यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं, 5-5, 6-6 साल लगे रहते हैं, लेकिन उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता, दो दे आर वेरी इंटेलिजेंट।
तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है और ये क्यों नहीं हो पा रहा। जब कैपेबिलिटी है और वो एग्ज़ाम भी अच्छा लिख रहे हैं तो क्रैक क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब कहीं न कहीं उनका भाग्य का वो अभी समय नहीं आया जो वो उसको फ्रक्टिफिकेशन दे सके। तो यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजर की नीड आपको समझ में आएगी कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये डिलेज़ क्यों है। कोई बैठा के आपको झंझोर के बता सके। हाँ, डिलेज़ आ जाएँ, हर्डल्स आ जाएँ, स्टॉपेजेस आ जाएँ, ब्लॉकेजेस आ जाएँ, पैसा टिके टिके ही नहीं। आप रिलेशनशिप जाते हो और एग्ज़िट हो जाता है। तो ये एक कुछ साइन्स हैं जो आपको बताते हैं कि नाउ यू रिक्वायर अ थेरेपिस्ट दैट इज़ अ एस्ट्रोलॉजर। आखिर में मैम आपसे मैं कुछ रैपिड फायर राउंड लेना चाहता हूँ, हुँ, क्योंकि लोगों से मैं चाहता हूँ कि आपसे वो एक वर्ड में आंसर भी सुन लें। जी, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो 1-2 लाइन में, जी, बट आप मुझे 1 वर्ड में बताइएगा। ठीक है। तो मैम मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लक या हार्ड वर्क? हार्ड वर्क, ओके। कुंडली या कर्मा? कर्मा, राहु या शनि? शनि। ओके। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? आजकल के ज़माने में तो लव मैरिज। ओके। लकी नंबर या लकी नेम? लकी नेम, एस्ट्रोलॉजी या फिर साइकोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी, ओके। पॉजिटिव एनर्जी या फिर नज़र? पॉजिटिव एनर्जी। मैम नज़र भी बहुत लगती है लोगों को, तो उस पे क्या करें? नज़र अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी स्ट्रांग है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो नज़र लगेगी भी तो छिटक के दूर कर दोगे आप कुछ ही टाइम में। फेम या फिर पीस? पीस। नाइस। पैसा या रिस्पेक्ट? वैसे तो दोनों, बट रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। ज़ोडिएक साइन या फिर बर्थ डेट? बर्थ डेट। मैनिफेस्टेशन या एस्ट्रोलॉजी? मैनिफेस्टेशन विद ज़ील एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स। जब भी हम मैनिफेस्टेशन का नाम लेते हैं तो सबसे बड़ा नाम शाहरुख खान का हमारे दिमाग में आता है कि उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे इस मुंबई पे राज करना है। हाँ। तो कुछ कहना चाहोगे आप उनके बारे में? शाहरुख खान जैसा मैनिफेस्टेशन देखो बिना भाग्य के तो नहीं हो सकता कि ऑब्वियसली उन्होंने मैनिफेस्टेशन किया और उस मैनिफेस्टेशन को करके भी दिखाया तो उनका हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा था। तो यानी कि अगर आप मैनिफेस्टेशन को उस हार्डवर्क के साथ करते हो तब तो आप किसी के ऊपर भी राज कर सकते हो। क्या सक्सेसफुल इंसान की कुंडली बहुत स्ट्रांग होती है? सक्सेसफुल इंसान की कुंडली तो डेफिनेटली स्ट्रांग होती ही होती है। उसका पारिवारिक जो परिवेश होता है, उसका जो बैकग्राउंड होता है, वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन साथ में उसका वही कर्मा तो चाहिए ही चाहिए। कितना भी आप स्ट्रांग बैकग्राउंड लेके आप अरबपति, करोड़पति घर में पैदा हो जाओ, लेकिन अगर आपको कर्म करना ही नहीं आता, तो आप उस अरबपति और करोड़पति के स्टेटस को भी खाक में मिला सकते हो। तो मैम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं, जो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते दान करने में, पुण्य करने में। तो उनसे आप क्या कहना चाहोगे जो कि वो लोगों की हेल्प करें? देखिए, अगर आपके पास भगवान ने अच्छा पैसा दिया है, तो किसी और के लिए दान करना, ये आप एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर्मा करते हो। क्योंकि आपके दिए गए दान से किसी और का घर चल सकता है, किसी और की कोई मुसीबत टल सकती है, किसी और को भोजन मिल सकता है। तो आप कहीं न कहीं उनकी गुड विशेज़, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हो। लेकिन अगर आप अपने धन को, क्योंकि लक्ष्मी चंचला हैं, वो किसी एक के पास टिक के रहना नहीं चाहती हैं। लेकिन अगर कोई उनको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करके खर्च करता है, तो लक्ष्मी जी उनके ऊपर सदैव कृपा बना के रखती हैं। तो जिसका जो जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें एक चैरिटी भी आती है। आप अपने घर के खर्चे तो कर रहे हो, अपने बच्चों पे कर रहे हो, बीवी पे कर रहे हो, परिवार वालों पे कर रहे हो, लेकिन अगर एक समाज को भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो कहीं न कहीं वो आपके बही खाते में वो एक ऐड ऑन, एक चैरिटी, एक गुड कर्मा के रूप में आपके सामने कब आएगा, ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। मेरा आखिरी सवाल मैम इस पॉडकास्ट से कंक्लूड करते हुए कि भी रिलेशन ये सब चीज़ें बन जाती हैं अगर आपका करियर अच्छा है और आपकी नीयत अच्छी है। तो अगर कोई इंसान अभी भी लाइफ में स्टक है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप उनको एक मैसेज दें कि वो कैसे भी लाइफ में बेटर कर सकता है एज एन एस्ट्रोलॉजी को यूज़ कर या कौन सी विद्या है या कौन सी हैबिट्स है जिसको वो अपनाएं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर कर सके। देखिए, मैं सब लोगों को ये गाइडेंस ज़रूर देना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी को आप फ़ियर बेस्ड साइंस मत समझिए। ये एक रियल ऑथेंटिक साइंस है, जिसका जो पर्पस यही है कि आपको गाइड करके आपकी लाइफ के टफ टाइम से आपको निकाल कर लेके चले जाना और आपको सक्सेस को कैसे प्राप्त करना है, आपको कैसे अचीव करना है, उसके बारे में बताना। तो उसके लिए सबसे पहले आपका नेम करेक्शन इज़ अ वेरी गुड टूल। अगर आप लाइफ में स्टक हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आपको करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, अगर आपका बर्थ नंबर आपके नेम नंबर के साथ अलाइंड नहीं है, तो ये ब्लॉकेजेस कभी भी आपको रिजॉल्व होते हुए नहीं दिखेंगी।
तो बेस्ट है आप अपनी नेम करेक्शन करवाइए। आप न्यूमरोलॉजी का बर्थ नंबर उसका अपने डेस्टिनी नंबर के साथ अलाइन करना कैसे सीख खुद भी कर सकते हैं अपने नेम नंबर की एनर्जीज के साथ। हम कुछ कोर्सेज ऑफर करते हैं जिसमें हम ये नेम करेक्शन, आपके बर्थ नंबर, आपके डेस्टिनी नंबर से ये कैसे सिंक किया जा सकता है, ये सब सिखाते हैं। और कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी सिखाते हैं, ऐसे सीक्रेट टूल्स भी हम देते हैं जो अभी तक कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं देता, जिससे आप अपनी जिंदगी की लो वाइब्रेशंस को हाई लेवल की वाइब्रेशंस बना सकते हैं, जो आपको जिंदगी में सक्सेस देने के लिए, अपॉर्चुनिटीज देने के लिए बहुत जरूरी है। तो न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत जेन्युइन और ऑथेंटिक साइंस है जो आपको रियल लाइफ में, करियर में अपॉर्चुनिटीज लाने में सबसे ज्यादा बड़ी सक्सेस देती है। एस्ट्रोलॉजी पूरी जिंदगी चलती है, लेकिन जब करियर की बात आती है तो न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट टूल। तो यू कैन बिकम द न्यूमरोलॉजिस्ट ऑन योर ओन। आइए, आपका स्वागत है, और खुद ही न्यूमरोलॉजी सीखकर समाज के लिए एक अच्छा सिटीजन तो बनिए ही बनिए, अपने खुद की भी लाइफ को आप खुद डिजाइन करिए। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच मैम, हर हर महादेव। आपने हमारे पॉडकास्ट में आके इतनी सारी चीज़ें बताई। ऑफ कोर्स हम अलग अलग जोनर में कब चले गए पता नहीं चला। जी जी। हमने एस्ट्रोलॉजी टच करा, करियर टच करा, हमने पॉलिटिक्स का टच करा, फिर हमने स्पिरिचुअलिटी टच करा, उसके बाद हमने करियर टच करा। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो। जी, जी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ऑफ कोर्स। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू एंड योर टीम। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आप भी, आपका पॉडकास्ट, आपकी टीम जो है वो ऐसे ही जो है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। मैम अब आपका नहीं, अब हम लोग साथ मिलके बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल। मच फॉर कमिंग आवर शो। एंड जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुनते हुए आ गए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में मैम के चैनल का लिंक, मैं मैम का नंबर या फिर मैम की वेबसाइट सब कुछ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन रियल है और कौन फेक है। बहुत सारे लोग आपके डर का बिजनेस करते हैं, आपको डरा के पैसे लेते हैं। मेरे को लगता नहीं है कि मैम का कोई ये नेचर भी है कि वो शायद आपको डराएंगी भी। वो बहुत आपको प्यार से समझाएंगी, कि चीज़ों को बताएंगी, रियल फैक्ट से बताएंगी, रियल प्रैक्टिकल चीज़ें बताएंगी। तो अगर किसी की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रही है, तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और मैम के पास जाएं। मैम की टीम जैसी अवेलेबल होगी वो आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेंगी और आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। फिर भी कोई अगर सवाल आपको लगता है कि रह गए हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उनको अगले पॉडकास्ट में, अगली प्लेलिस्ट के अपना बर्थ नंबर जरूर कमेंट करके बताना कि आप कौन से बर्थ नंबर के हो। डेस्टिनी नंबर आपको कैलकुलेट करना अगले किसी वीडियो में मैं जरूर सिखाऊंगी, लेकिन अपने बर्थ नंबर का कमेंट जरूर एक बार जरूर दीजिएगा। ये मैम की तरफ से गिव अवे है कि जो भी अपना बर्थ नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसको नेक्स्ट टाइम हम लोग डेफिनेटली वो नंबर्स के हिसाब से बताएंगे चीज़ें जी कि क्या होने वाला है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच जनता, आप सबका। और मैं प्यार देने के लिए इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मैम के चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच पापा। ठीक।